हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीना की अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और वो ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही थी। अब गर्मियों का मौसम खत्म हो चुका था और बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन अचानक ही आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तभी मीना की सास रुक्मणी कहती है, अरे बहू, ये सारे काम छोड़ और जा छत पर से कपड़े उठा ला। काले बादल छाए हुए हैं, लगता है बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। मीना खिड़की से बाहर देखती है और कहती है, हाँ माँ जी, सही बोल रही हैं आप, अभी जाती हूँ। मीना छत पर कपड़े उठाने जाती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, अरे वाह, बारिश का मौसम आ गया, अब तो बहुत मजे आने वाले हैं। मैं तो हर साल की तरह इस बार भी बारिश में नहाऊंगी, लेकिन मेरी तबीयत वो भी संभाल लूंगी, यहाँ थोड़े ही किसी को पता है उसके बारे में। इतना कहकर मीना कपड़े उठाने लगती है और नीचे चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक बहुत जोरों की बारिश होने लगती है और मीना छत पर नहाने के लिए जाती है। ये देखकर रुक्मणी उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू, कहाँ जा रही है? माँ जी, बारिश में नहाने। बारिश में नहाने? घर में पानी खत्म हो गया है क्या? अरे नासपीटी बीमार पड़ जाएगी अभी। माँ जी, वो सब बाद में देखा जाएगा, मैं तो जा रही हूँ बारिश में नहाने। इतना कहकर मीना बारिश में नहाने के लिए चली जाती है और बारिश बंद होने के बाद पूरी तरह भीगी हुई नीचे आती है। उसे देखकर रुक्मणी कहती है, अब भर गया हो तेरा मन नहाकर, तो मुझे एक कप चाय बना के दे दे। माँ जी, बस अभी आई, पहले गीले कपड़े बदल लूं। इतना कहकर मीना अपने कमरे में कपड़े बदलने चली जाती है। अब शाम को रुक्मणी और उसका बेटा राजीव बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मीना खांसती हुई रसोई से खाना ला रही थी और उसे खांसते देखकर राजीव कहता है, अरे मीना, तुम्हें अचानक से खांसी कैसे हो गई? कुछ नहीं, बस वो। बोल बोल बहू, कैसे आज तो पूरा दिन बारिश में नहाई है और उसी की वजह से तुझे खांसी हो रही है? क्या बारिश में? चलो सही है, कोई तो है जो बारिश को सही से एंजॉय कर रहा है। हाँ, करो अपने मन की, मेरी तो कोई सुनता ही कहाँ है इस घर में। अरे माँ, क्यों गुस्सा होती हो? खांसी ही तो है, ठीक हो जाएगी। और हाँ मीना, तुम अब से बारिश में मत नहाना। हाँ राजीव जी, अब नहीं नहाऊंगी बस। अब सभी लोग खाना खाकर अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह राजीव और रुक्मणी नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तभी राजीव अपनी माँ से कहता है, आज नाश्ते में इतनी देरी कैसे हो गई? पता नहीं बेटा, रुक मैं बोलती हूँ बहू को। अरे बहू, नाश्ता नहीं बना क्या अभी तक? जल्दी कर, देर हो रही है राजीव को ऑफिस के लिए। बस माँ जी, 2 मिनट में आई। मीना रसोई में से एक हाथ से खुजली करती हुई और एक हाथ में नाश्ते की प्लेट पकड़े हुए बाहर आती है और कहती है, ये लीजिए माँ जी, नाश्ता तैयार है। अब सभी लोग बैठकर नाश्ता करते हैं और मीना अपने हाथ पैरों पर खुजली करने लगती है। तभी उसे ऐसे खुजलाते देखकर रुक्मणी कहती है, अरे बहू, तू ये कुत्ते बिल्लियों की तरह खुजली करने में क्यों लगी हुई है? पता नहीं माँ जी, कल से ही पूरे शरीर में खुजली हो रही है। अरे मीना, तुम्हारे तो शरीर पे हल्के हल्के दाने भी हो रहे हैं। हाँ देख जरा, कैसे पूरा शरीर लाल पड़ चुका है खुजली कर करके। लगता है तुझे कल के बारिश के पानी की वजह से हो गया है। बहू, तुझे बारिश के पानी से एलर्जी तो नहीं है? अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो मुझे बहुत डांटेंगी। ऐसा करती हूँ, झूठ बोल देती हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई चीज लगाने से हो गई है शायद। मैं भी कमरे में जाकर दवाई लगा लेती हूँ। और तेरी खांसी, वो ठीक हुई है नहीं? माँ जी, मैं उसके लिए भी काढ़ा पी लूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं और उसके बाद अपने अपने कमरों में जाते हैं। दोपहर के समय रुक्मणी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसे रसोई में से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो वो नाक ढककर रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि मीना कुछ बना रही है। तभी रुक्मणी उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या बना रही है? पूरे घर में बदबू ही बदबू फैल गई। माँ जी, ये काढ़ा है, इसे पीने से मेरी खुजली और खांसी दोनों ही ठीक हो जाएंगी। ये किस चीज का काढ़ा है जिसमें इतनी गंदी बदबू आ रही है? माँ जी, ये कुछ अलग जड़ी बूटियों से बना है, मेरी माँ मुझे यही काढ़ा दिया करती थी। चल जो भी है, पी ले और जल्दी ठीक हो जा। इतना कहकर रुक्मणी वहाँ से चली जाती है और मीना वो काढ़ा बनाकर पीने लगती है, लेकिन उसकी खांसी और खुजली पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। अब शाम को सभी लोग खाना खा रहे थे और मीना को खांसता देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तेरी खांसी तो काढ़ा पीने के बाद भी ठीक नहीं हुई। हाँ, वो मैंने दिन में एक ही बार पिया था, इसीलिए कम से कम 2-3 बार तो पीना ही चाहिए था, तभी तो कुछ असर होता। अरे बहू, अब इतना ज्यादा भी मत पी लियो कि तुझे फायदा करने की बजाय नुकसान हो जाए। वैसे भी पता नहीं तूने उसमें कौन सी जड़ी बूटी मिलाई है, इतना गंदा सा तो वैसे ही लग रहा है देखने में। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
अब सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह फिर सभी लोग नाश्ता कर रहे थे और मीना काढ़ा पी रही थी। उसे काढ़ा पीते देखकर रुक्मिणी कहती है, अरे बहू, तुम सुबह सुबह ये काढ़ा लेकर बैठ गई, पहले कुछ खा तो लेती। माँ जी ऐसे तो असर हो नहीं रहा, तो मैंने सोचा एक बार खाली पेट काढ़ा पीकर देख लूं। देख ले बहू, कुछ दिक्कत ना हो जाए। मीना वो काढ़ा पी लेती है। अब मीना अपनी खांसी को ठीक करने के लिए काढ़ा बहुत ज्यादा पीने लगी थी। यहाँ तक कि मीना पानी के बजाय भी काढ़ा ही पीती कि तभी एक दिन मीना को लूज मोशन हो जाते हैं और वो पूरा दिन बस बाथरूम जा जाकर परेशान हो जाती है। उसे ऐसे बार बार बाथरूम जाता देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तुझे क्या हुआ आज? सुबह से बार बार बाथरूम जा रही है। पता नहीं माँ जी, कल से ही पेट खराब है और बहुत ठंड भी लग रही है। रुक्मिणी मीना का सर छू कर देखती है और कहती है, अरे बहू, तुझे तो बहुत तेज बुखार भी है और अभी हम तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है। तभी उनके घर की फोन की घंटी बजती है और मीना फोन उठाने के लिए उठ ही रही थी कि रुक्मिणी कहती है, रुक बहू, तू बैठ, मैं देखती हूँ कौन है। रुक्मिणी जाकर फोन उठाती है तो उसमें से मीना की माँ सुमन की आवाज आती है। तो वो बोलती है, अरे मीना बेटी, तुम ठीक हो? जी, मैं मीना की सास बोल रही हूँ। आप कौन? नमस्ते समधन जी, मैं मीना की माँ बोल रही हूँ जी। बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि मीना बारिश में तो नहीं नहाती ना, उसे बारिश के पानी से एलर्जी है और उसकी तबीयत भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो आप उसे बारिश में बिल्कुल भी नहाने मत देना। जी बिल्कुल नहीं नहाने दूंगी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। बहू, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ माँ जी? यही कि बारिश के पानी से तुम्हें कोई एलर्जी नहीं है और तुम्हें ये भी पता था ना कि बारिश में नहाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अगर मैं आपको सच बोल देती तो आप मुझे बारिश में नहीं नहाने देती। और वो काढ़ा? वो तो मैंने YouTube से बनाना सीखा था ताकि आप लोगों को पता चलने से पहले ही मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन इसके चक्कर में मैं और बीमार हो गई। माँ जी, अब जल्दी से हॉस्पिटल चलिए ना, मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। अरे नहीं नहीं, मन नहीं भरा हो तो और जा नहा ले बारिश में। देख कितनी जोरों से बारिश हो रही है। अरे अब क्यों मुंह बना रही है? पहले सोचना चाहिए था ना ये सब। अब तो जब बारिश रुकेगी तभी कहीं जा पाएंगे। अब शाम के समय बारिश रुकती है। तब तक राजीव भी घर आ चुका था, जिसके बाद रुक्मिणी और राजीव मीना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मीना को स्किन इन्फेक्शन और इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से ये सब हो रहा है और वो मीना को बारिश के पानी से दूर रहने की सलाह देते हैं और उसे ऐसे किसी भी काढ़े को ना पीने की सलाह देते हैं। तभी रुक्मिणी मीना से कहती है, देखा बहू, मैंने तो तुझे पहले हर चीज में सलाह दी थी, लेकिन तूने मेरी बात मानी ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब मैं बारिश में नहीं नहाऊंगी। कोई बात नहीं मीना, ऑल इज वेल देन एंड्स वेल। अब मीना को अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही पछतावा भी होता है। वो सभी से अपने किए की माफी मांगती है और कुछ समय में मीना ठीक हो जाती है और फिर सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। माधवी के साथ उसका बेटा मोहन, पोता विराट और उसकी 2 बहुएं मीरा और राधा रहा करते थे। माधवी अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, खास करके अपने पोते विराट से। वो अपने साथ अपना एक संदूक रखा करती थी, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डाल कर रखती थी और उस संदूक को छूना तो दूर की बात, किसी को उसे आंख तक उठाकर देखने की इजाजत नहीं थी। मीरा और राधा की पूरी नजर बस उस संदूक पर ही थी। ऐसे ही एक दिन माधवी की थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है, जिस पर मीरा माधवी को अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जाने को बोलती है। अम्मा जी, कुछ दिनों से आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, क्यों ना आप मोहन जी के साथ जाकर दवाइयाँ ले लेती। अरे चली जाऊंगी, तेरे क्यों सीने पे इतनी आग लग रही है? थोड़ी देर बाद माधवी अपना संदूक छुपाकर अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली जाती है और मीरा माधवी के कमरे में जाकर उसका संदूक ढूंढने लगती है। तभी उसकी बहू राधा उसको देख लेती है। माँ जी, आप अम्मा जी के कमरे में क्या ताका झाकी कर रही हैं? अरे देख नहीं रही कि अम्मा जी नहीं है? अरे ये तो अच्छा मौका है संदूक खोल के देखने का। मीरा और राधा दोनों संदूक ढूंढना शुरू कर देते हैं
और उनके पूरे कमरे में संदूक कहीं नहीं मिलता। थोड़ी ही देर में वहाँ पर माधवी आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, क्या री चारनिया, मेरा संदूक ढूंढा हो, मिल गया कि नहीं? अरे मेरे जीते जी तुम दोनों ने ये संदूक कती को नहीं मिले, और तुम दोनों में से कोई एक आंख तभी मेरी संदूक को नहीं ढूंढ सकता, और बहुत कीमती खजाना है इसमें, समझगी? आज पाछाड़े नजर को नहीं आ जाइए। अरे क्या अम्मा जी, आपको तो बस यही लगता है कि हम आपका खजाना चोरी करने आए हैं। हम तो यहाँ साफ सफाई करने आए थे। हाँ, और मैं माँ जी की मदद कर रही थी काम करने में। अरे तब नबेरा भी है, कितना कीमती खजाना धरा है मेरे संदूक में, और तब न इसकी चाबी क्यों कर मिलेगी मेरे गढ़ में घल रही से। माधवी की बात सुनकर दोनों सास बहू का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करती है। माँ जी, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, क्यों ना हम दोनों इस रास्ते में अपना हाथ मिला ले, फिर हमारा काम और आसान हो जाएगा। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं भी तेरी सास हूँ और पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी कि आखिर अम्मा जी के संदूक में ऐसा क्या है। मीरा अपनी बहू की बात मान लेती है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेती है। एक दिन माधवी पास के किसी कीर्तन में चली जाती है। उसकी गैर मौजूदगी में मीरा और राधा दोनों बहुत ही खुश हो जाती है। दोनों अम्मा जी के कमरे में जाकर संदूक ढूंढने लगती हैं और संदूक खोलने की पूरी कोशिश करती हैं। वो अलग अलग तरह की चाबियों से ताला खोलने की पूरी कोशिश करती है, पर उनकी सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तभी राधा बोलती है, माँ जी, हर तरीके का जुगाड़ लगा लिया, पर ये संदूक है या तमराज किल्विश की गुफा जो खुलती ही नहीं। पता नहीं ऐसा कौन सा खजाना रखा है इस बुढ़िया ने, जो कि किसी को देखने की इसकी इजाजत ही नहीं है। ऊपर से ताले की चाबी हमेशा अपने गले में लटकाए घूमती रहती है। माँ जी, एक काम करते हैं, हमें ना इस ताले को ही तोड़ देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ बहू, सही कह रही है तू। आज तो इस संदूक का राज खोल कर ही रहेंगे, या तो संदूक टूटेगा या तो खुलेगा। दोनों जैसे ही ताला तोड़ने लगती हैं, तभी वहाँ माधवी आ जाती है और उनसे कहती है, अरे दूर हटो मेरे संदूक पे, लग गए फिर चोरी करन आगी। अरे मेरे संदूक का हाथ भी कोनी लगा दिए, वो तो कीमती खजाना है इसमें। माँ जी की कसम अम्मा जी, मैं माँ जी को मना कर रही थी, सच्ची सच्ची। अरे ओ कलमुही, अरे नास पीटी, तुझे और कोई नहीं मिला क्या मारने को, जो मेरी झूठी कसम खाए जा रही है? अम्मा जी, इसी करमजली ने बोला था मुझे। अरे चुप हो जाओ दोनों, मन्ने सब बेरा है, तुम दोनों की के करामात से, बस मेरा खजाना चोरी करने में लागी पड़ी हो दोनों। माधवी अपनी बहुओं को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है कि तभी उन दोनों की नजर माधवी के गले में पड़ी चाबी पर चली जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती हैं। अरे बेशर्मो, शर्म को नहीं आती तुमने, दांत फाड़न लाग रही सो, भाजो आड़े तक डंडा ले आऊं। मीरा और राधा वहाँ से चली जाती है और एक साथ बैठकर एक प्लान बनाती है कि आखिर किस तरह अम्मा जी से चाबी हासिल की जाए। बहू, मैं क्या कह रही थी कि अम्मा जी विराट से बहुत प्यार करती हैं और वो विराट की बात कभी नहीं टालती। तो तू विराट को बोल कि वो अम्मा जी से चाबी ले और तुझे दे दे। राधा बिल्कुल अपनी सास के कहे मुताबिक ही करती है और वो विराट से चाबी के लिए बोलती है, पर विराट उसको बोलता है, तुम्हें क्यों इतनी चुल मची है? जब सही समय आएगा तब अम्मा जी खुद ही बता देंगी कि संदूक में क्या खजाना है, और अब दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। राधा हर तरह से विराट को चाबी के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर विराट
उसकी एक नहीं मानता और राधा अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो दोनों एक नया प्लान बनाने लगते हैं। वो दोनों नया प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी माधवी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। माधवी मीरा और राधा को आवाज देती है, जिसे सुनकर दोनों उसके पास जाकर पूछती हैं, क्या हुआ अम्मा जी? माधवी की ये हालत देखकर मीरा और राधा जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और राधा विराट को भी फोन करके वहाँ बुला लेती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उन सभी को बताते हैं, माधवी जी की काफी उम्र हो गई है, उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, आप सब एक बार मिल सकते हैं। माधवी के सारे बच्चे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और माधवी अपने गले में से चाबी निकालकर अपने पोते विराट के हाथों में थमा देती है और बोलती है, अरे विराट बेटा, यह मेरे संदूक की चाबी है, इसने संभाल कर रखी है और इसमें बहुत कीमती खजाना है मेरा। इतना बोलकर माधवी स्वर्ग सिधार जाती है। वहीं मीरा और राधा को संदूक देखने की जल्दी होती है और राधा विराट से बोलती है, अरे अब तो अम्मा जी ने भी बोल दिया संदूक खोलने के लिए, आखिर अब तो संदूक खोलकर देखें कि उसमें है क्या। विराट संदूक खोलता है, जिसमें से सिर्फ एक फैमिली फोटो और एक चिट्ठी निकलती है, जिसमें ये साफ लिखा होता है कि मेरा परिवार ही मेरा असली खजाना है। ये देखकर मीरा और राधा अच्छे से समझ जाते हैं कि दुनिया का असली खजाना इंसान का परिवार होता है। परिवार से बढ़कर किसी के लिए और कोई दूसरा बड़ा खजाना नहीं होता और वो दोनों इस तरह से अपना खजाने का लालच हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। प्रतिमा एक बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे तीखा खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो रोज कभी गोलगप्पे, कभी हाका नूडल्स तो कभी कचौरी खाया करती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी सीमा और पापा निकेतन रहते थे। ऐसे ही एक दिन, प्रतिमा बेटा आजा, मैंने खाना लगा दिया है, जल्दी आजा वरना ठंडा हो जाएगा। आई माँ, बस रेडी हो गई। ले आजा बेटा, आज मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया है, राजमा चावल। जैसे ही प्रतिमा एक निवाला खाती है और कहती है, मम्मी क्या है ये मरीजों वाला खाना, आपने फिर से खाने में मिर्च नहीं डाली। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे फीका खाना ना हलक से नीचे नहीं उतरता। तू अपनी चौंचली खुद कर लिया कर। ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगी, क्यों खामखा ज्वालामुखी बन रही हो। ऐसे ही एक दिन प्रतिमा के लिए एक रणवीर नाम के बहुत ही हैंडसम से लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ बबीता और पापा संजीव के साथ प्रतिमा को देखने उसके घर आता है। आइए आइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं प्रतिमा को बुलाती हूँ। प्रतिमा बेटा आ जाओ बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रतिमा हाथों में चाय नाश्ता लिए वहाँ आती है। सब लोग उसके हाथों के बनाए हुए पकोड़े खाते हैं। वो इतने तीखे होते हैं कि सबके कानों से धुआं निकल जाता है। अरे सीमा बहन जी, लगता है प्रतिमा बेटा ने पूरा मिर्च का डब्बा ही डाल दिया है इसमें। ओह सॉरी सॉरी आंटी जी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा ध्यान रखना बेटा। ऐसे ही दोनों परिवार वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही महीनों बाद रणवीर और प्रतिमा की शादी हो जाती है। प्रतिमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन प्रतिमा रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास उसे आवाज देती है, अरे बहू, कितना और समय लगाएगी? अरे तेरे ससुर जी को जाना है। माँ जी बन गया है सब कुछ। प्रतिमा सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सब मिलकर खाना जैसे ही खाते हैं तो सबके कानों में से धुआं निकलने लगता है और तभी उसकी सास गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलती है,
अरे नास पीटी, अरे बेड़ा गर्ग हो तेरा। अरे समझ ही नहीं आ रहा कि खाने में मिर्च है या मिर्च में खाना। अरे बहू, इतनी मिर्ची क्यों झोंक दी खाने में? कोई पानी दो जल्दी कोई। लीजिए पापा जी पानी। ज्यादा तीखा बन गया क्या? तीखा नहीं, अरे बल्कि बहुत तीखा है। प्रतिमा, तुम पागल हो क्या? अरे हमारे खाने में इतनी मिर्च क्यों डाली है तुमने? अरे तुम खाती हो इसका मतलब ये तो नहीं तुम मुझे और मम्मी पापा को भी यही बनाकर खिलाओगी? जी सॉरी, वो गलती से थोड़ा तीखा बन गया। अब से मैं थोड़ी सावधानी बरतूंगी। तेरी पहली हरकत समझकर माफ कर रही हूँ तुझे, और अगर आगे से ऐसा हरकत फिर से किया तूने तो बर्दाश्त नहीं करूँगी। वक्त बीतता जाता है। प्रतिमा अब खाने में कम मिर्च डालती थी, लेकिन उसको खाना अब भी तीखा ही बनता था। इस वजह से उसके ससुर के पेट में जलन होने लगती है और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये देखकर बबीता बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है। अरे ओ बेलुड़ी, अरे तुझे कितना समझाया है कि खाने में इतनी मिर्च मत डाला कर, लेकिन तुझे समझ ही नहीं आता। अरे मिर्च खिला खिला कर तूने उनकी तबीयत ही बिगाड़ दी। माँ जी, अब तो मैं आपके कहने पर खाने में मिर्च डालती भी नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों खाने में इतनी मिर्ची आ जाती है। करम जली, अगर आज के बाद तूने खाने में जरा भी मिर्च डाली तो देख लियो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। नहीं माँ जी, मैं आपसे फीका खाना बनाया करूँगी, पक्का। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और प्रतिमा घर में सबके लिए नॉर्मल खाना बनाया करती और अपने लिए बाद में तीखा करके फिर उसे खाया करती। ऐसे ही एक दिन उसका पति ऑफिस से घर आता है और उससे कहता है, तुम्हें तो पता है ना कि कितने दिन हो गए मैंने बाहर का कोई भी स्पाइसी फूड नहीं खाया है। शादी से पहले ही तुम्हें बताया था ना कि मुझे तीखा खाना कितना पसंद है। तो क्या करूं अब? बाहर जाकर फिर लेकर आऊं क्या? नहीं, आप मत लेकर आइए, हम दोनों साथ में चलते हैं। वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम दोनों साथ में कहीं बाहर नहीं गए। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर मम्मी पापा का क्या? जी उनकी टेंशन आप मत लीजिए, उनको तो मैंने कब का खाना बनाकर खिला दिया। आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं माँ जी को बता के आती हूँ। ओके। दोनों बाहर स्पाइसी फूड कॉर्नर पर पहुंच जाते हैं, जहां प्रतिमा मोमोज खाती है और प्रतिमा अपने मोमोज खत्म कर लेती है और उसके बाद मोमोज की सारी चटनी सूप की तरह पी जाती है और उसके बाद वो हाका नूडल्स और गोलगप्पे भी खाती है। प्रतिमा बस करो, अब और कितना ऑर्डर करोगी? इतना एकदम से बाहर का मत खाओ, तुम बहुत स्पाइसी खाती हो। अरे रणवीर जी, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं इतने टाइम से तीखा खाना खा रही हूँ, आज तक तो हुआ नहीं। बस प्रतिमा, मैं तुम्हें समझा ही सकता हूँ और कुछ नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रणवीर उसकी जिद पर हर हफ्ते बाहर का कुछ न कुछ तीखा खाने के लिए लाता ही रहता था। कभी उसके लिए वो तीखी चाट लाता, कभी स्पाइसी नूडल्स, तो कभी स्पाइसी चिली पोटैटो आदि। वो जब भी वॉशरूम फ्रेश होने के लिए जाती है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसके साथ उसे बुखार और पेट में कब्ज रहना भी शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान होती है और घर में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। और वक्त के साथ साथ उसकी ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है, तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर उसकी सास उसे हॉस्पिटल ले जाती है और अपने बेटे को फोन करके वहाँ बुलाती है, जहाँ डॉक्टर प्रतिमा का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, मिस्टर रणवीर, आपकी वाइफ को ज्यादा तीखा खाने की वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है और कुछ टाइम तक कमजोरी रहेगी। तो डॉक्टर साहब मेरी वाइफ कैसे ठीक होंगी? वैसे ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, अगर आप परहेज करेंगे तो आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी कुछ टाइम में। तभी प्रतिमा होश में आ जाती है और रणवीर और बबीता दोनों उससे मिलने जाते हैं।
अब तुम कैसी हो? रणवीर जी, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके इतना कहने पर भी तीखा खाना नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं बहू, अगर तू हमें पहले बता देती तो मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें बाहर से खूब खिलाता रहा, रोका ही नहीं खुद को कभी। नहीं नहीं, आप खुद को दोष मत दीजिए, इसमें गलती मेरी ही है। मुझे ही अपने खाने पर कंट्रोल करना चाहिए था। सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और वक्त के साथ साथ प्रतिमा बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद सभी लोगों को वो खाना नॉर्मल ही बनाकर खिलाती है। साथ ही खुद भी अब वो यही नॉर्मल खाना खाती है, जिसमें ज्यादा मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं होते थे। ये सब देखकर उसके पति और उसकी सास को बहुत खुशी होती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये मिर्ची खाने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे मिर्ची खाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।